हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ओवरव्यू क्लासेस। तो आज हम एमसीक्यूज करेंगे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। पहले तो मैं आपसे सॉरी हूँ बिकॉज एक रिक्वेस्ट आई थी स्कीम्स के रिलेटेड। तो एक्चुअली मैं वो पढ़ाने को पढ़ा देती, बट था ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमने पढ़ा, उसके साथ ही ये फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब रिलेट करते हैं। तो हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और जो मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह वो बाद में ले आऊँगी। इसके बाद में 3-4 दिन के अंदर आपको स्कीम्स की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आप ये पढ़ लो, 3-4 दिन के बाद मैं आपको वो वीडियो भी अवेलेबल करवा दूँगी। होप आप सब समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम, कि जो कंसेप्ट था फंडामेंटल राइट्स का इंडिया में कहाँ से आया था, ठीक है? तो इंडिया में कहाँ से आया था? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिक राइट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो एक नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, ताकि उनके हक की उनके हक वो यहाँ पे जी सकें, उनके हक यहाँ पे वो अपना हक ले सकें, मतलब एक अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकें। खासकर कौन से लोग? खासकर लोअर कास्ट के एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, माइनॉरिटीज वगैरह, इन सब के लिए हक रखेंगे। एक नॉर्मल जनता के लिए साथ में ये हक रखेंगे ताकि उनको बोलने की आज़ादी हो, उनको यहाँ पे रहने की आज़ादी हो। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये फंडामेंटल राइट्स जो है नेगेटिव ऑब्लिगेशन है किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर। इसका क्या मतलब है? स्टेट स्टेट का क्या मतलब है यहाँ पे ये हमारे पास ये पंजाब, हरियाणा, ये हिमाचल वगैरह, ये वैसी स्टेट्स नहीं है। तो ये कौन सी स्टेट्स हैं? ये हमारे पास हैं। इस स्टेट के अंदर, ये स्टेट एक बॉडी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, और लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है ना, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज वगैरह, वो सब स्टेट के अंदर कवर अप होती हैं। हमने इन सब के लिए एक टर्म यूज की थी जिसका नाम है क्या? स्टेट। ओके। तो स्टेट से बचाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए ताकि जो हम गवर्नमेंट चुनते हैं ना, वो अपनी तानाशाही ना कर सके, ठीक है? मतलब वोट लेके बोले कि तुम कौन, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने वोट दिए हैं तो हमारे अकॉर्डिंग काम होने भी चाहिए, ठीक है? तो ताकि हो ये ना हो कि कल को तुम गवर्नमेंट के अंदर, मतलब तुम कल को कुछ चीफ मिनिस्टर बन जाओ, या तुम एमपी वगैरह बन जाओ, या हमारे यहाँ से जीत जाओ और बाद में बोलो कि भाई तुम कौन हो, ठीक है? वैसा नहीं होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए। साथ में हो सकता है कि वो एमपी बनने के बाद अपनी तानाशाही करे, कि हो सकता है कि वो बोले कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तो मतलब उल्टे सीधे पॉलिसीज अप्लाई करे, कानून लाए जाए, ठीक है, लॉस बना दे। तो इन सबको रोकने के लिए क्या? फंडामेंटल राइट्स लाए गए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कौन से आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये सब देखती है कि आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन ना हो। आर्टिकल 32 के अंदर वो नजर रखती है किस पे? स्टेट पे। स्टेट के अंदर मतलब गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखती है कि ताकि वो गलत पॉलिसीज ना इंप्लीमेंट कर दे यहाँ पे, ठीक है? वो गलत पॉलिसी से रोकती है कौन? उसको सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के अंदर। ओके। और आर्टिकल 32 के अंदर ही आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है। मान लो कि आपको कोई बोल देता है वे तू तो उसके साथ छुआछात, आपके साथ छुआछात हो रहा है, ठीक है? बोलते हो कि तुझसे तो मैं बात करना पसंद नहीं करता, तू तो नीच है, तुझे तो मतलब आपको हो सकता है एक साइड कर दिया गया हो मोहल्ले से, आपसे कोई टच नहीं होना चाहता। सुबह कोई आपकी शक्ल देख ले, बोले कि नहीं तू तो भाई ऐसे ही है, मतलब लोअर कास्ट का है, तेरी शक्ल देख के तो हमारा दिन खराब हो गया, मतलब ऐसे ऐसे उसको ताने बज रहे हों, तो वो अपना फंडामेंटल राइट्स की क्या इस्तेमाल कर सकता है। और वो सीधे, मतलब लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ के मसलों से घूमने से अच्छा वो सीधे कहाँ फंडामेंटल राइट्स यूज करता है अपने, और वो सीधे चला जाता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वो पेटिशन डालता है, सुप्रीम कोर्ट आके रिट इशू करती है जिस इंसान ने उसको बोला होता है, और उसी के अंडर सारा ये प्रोसेस होता है। मतलब आप सबके पास राइट्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आप इस कंट्री में सर्वाइव कर पा रहे हो, ठीक है, वरना बहुत मुश्किल है। तो हमारे ये बोला गया कि कंसेप्ट कहाँ से लिया है, तो आपने पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में बोला था कि हमने पढ़ा था वहां पे कि कैबिनेट मिशन प्लान था जिसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, ठीक है, जिसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के कितने? 3 मेंबर्स थे, एलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स।
और ये तीनों मेंबर्स कहाँ के थे, ये ब्रिटिशर्स के थे, ठीक है। और इन तीन के साथ एक विसरी थे जिनका नाम था क्या, वेवल। इन इन चारों ने हमारी हेल्प की थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ऑब्वियसली अगर इन्होंने हेल्प की थी तो हमने इन्हीं से कुछ सीखा, इन्हीं से कुछ देखा होगा, तो ठीक है। तो हमने हमने कहाँ से लिए थे फंडामेंटल राइट्स, यूएसए से, ठीक है। हमने फंडामेंटल राइट्स लिए थे यूएसए से, हमने फंडामेंटल राइट्स लिए थे यूएसए से, ठीक है। तो अब यूएसए ने कहाँ से लिया था, यूएसए के दिमाग में भी आया होगा ना कि कहाँ से हमने ये राइट्स लाने चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, आप एक बात समझ लो कि सबसे पहले इंग्लैंड में एक पॉपुलेशन थी जिसका नाम था बैरॉन्स, ठीक है। इंग्लैंड में एक पॉपुलेशन थी बैरॉन्स। अब बैरॉन्स कौन सी पॉपुलेशन होती है, जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि वैश्यास, शूद्रास, हरिजन्स, माहर, ठीक है। तो ये लोअर कास्ट पीपल, ठीक है। तो यही यही बैरॉन्स की कौन सी पॉपुलेशन थी, लोअर कास्ट, ठीक है। इनके साथ जो है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा वाली एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, ठीक है, कि जिससे ये तंग आके इन्होंने एक प्रोटेस्ट छेड़ दिया था वहां पे, ठीक है। इन्होंने मतलब इतना मतलब इन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर थी, एक हाई लेवल पे प्रोटेस्ट हो गया था कि इन्होंने वहां के जो किंग थे जिनका नाम था किंग जॉन, ठीक है, उनको मजबूर कर दिया था एक एक चार्टर साइन करने के लिए, ठीक है, एक चार्टर साइन करने के लिए जिसका नाम था क्या, मैग्ना कार्टा। इसी मैग्ना कार्टा में कुछ आर्टिकल्स रखे गए थे जिसके अंदर इन बैरॉन्स पॉपुलेशन को एक सुरक्षा दी गई थी, ठीक है। इनको एक हक दिया गया था कि अब अगर आपकी हायर कास्ट के पीपल जो है एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो आप कोर्ट में जाइए, आप हमारे पास आइए, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है। तो एक डर हो जाता है, ठीक है, अगर आपके पास कोई राइट है तो ऑब्वियसली अगले इंसान को डर होगा ना, करने से पहले वो सोचेगा कि यार मैं फंस ना जाऊं ये करते समय। तो इसी मैग्ना कार्टा में मेंशन थे ये बेसिक कुछ राइट्स, ठीक है। इंग्लैंड ने नाम दिया था मैग्ना कार्टा। अब यूएसए ने सोचा कि भाई इंग्लैंड में ऐसा ऐसा हो गया, हमें भी कुछ ऐसा लाना चाहिए। तो इंग्लैंड से यूएसए ने बोरो किया, ठीक है, इंग्लैंड से यूएसए ने बोरो किया और यूएसए ने बोला कि हम इसको मैग्ना कार्टा नाम नहीं देंगे, फिर तो बिल्कुल चोरी चोरी हो गई ना। तो इन्होंने बोला कि हम इसको नाम देंगे क्या, बिल ऑफ राइट्स। इन्होंने नाम दे दिया इसका बिल ऑफ राइट्स। अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प कर रहा था यूएसए, तो अब इन्होंने वहां से, ठीक है, अब इन्होंने वहां से बिल ऑफ राइट्स ना रखते हुए हमारे इंडिया वालों ने स्मार्टली थोड़ा इसका नाम रख लिया क्या, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स नाम दे दिया। इंग्लैंड ने इसका नाम दिया था मैग्ना कार्टा, यूएसए ने इसका नाम दिया था बिल ऑफ राइट्स, और हमने यूएसए से लिया था और हमने इसका नाम दे दिया क्या, फंडामेंटल राइट्स। इंग्लैंड में इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता था, यूएसए में बिल ऑफ राइट्स और इंडिया में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। याद रखना ये चीज कि इंग्लैंड से बोरो किया यूएसए ने, यूएसए से बोरो किया इंडिया ने। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, यूएसए, ओके। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो कौन से पार्ट के अंदर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमारे पास टोटल कितने 25 पार्ट्स हैं। उसमें से जो पार्ट थर्ड है ना, वो डील करता है हमारे पास किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो इसका आंसर है क्या, पार्ट थर्ड। और इसके अंदर कितने आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। कहाँ से लेके, 12 से लेके 35 तक। पार्ट कितने, पार्ट कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, ओके। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर बात की जाए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब एनेक्ट हुआ था, अडॉप्ट हुआ था, कौन सी डेट को, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। एनफोर्स कब हुआ था, 26 जैन 1950 को। और जब ये हमारा एनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में, तब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7। लेकिन उसके बाद एक फंडामेंटल राइट जो है 1978 को जो है वो डिलीट कर दिया गया था अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट क्या होती है, अमेंडमेंट एक मॉडिफिकेशन होती है, मतलब जब हम किसी पुराने कानून की आगे मॉडिफिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट। तो 1978 में एक फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया था। वो कौन सा फंडामेंटल राइट था, वो था हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी।
ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट कर दिया गया था और अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स बच गए थे? अब हमारे पास बच गए थे 6 फंडामेंटल राइट्स। तो इसका आंसर क्या है? हमारे अभी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ डैश राइट। मैंने आपको पीछे बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट कर दिया गया था और इसको बना दिया गया था लीगल राइट, जो किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या लीगल राइट बोलो या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलो, ठीक है। फंडामेंटल राइट मतलब सुप्रीम राइट जो इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। तो इसको डिलीट क्यों किया? पहले आप देख लो कि कौन सी अमेंडमेंट में इसको डिलीट किया था। तो इसको डिलीट किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। इसके अंदर जो है आपके इसको डिलीट किया गया था, ठीक है। इसके अंदर जो है राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था, ठीक है। तो याद रखना कि इसको लीगल राइट क्यों बनाया गया? फंडामेंटल राइट में क्या बुराई थी? तो फंडामेंटल राइट मतलब अगर होगा तो मतलब अगर आपकी ज़मीन है, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट कब्जा करने आ जाती है तो आप तो सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, नहीं भाई हम देंगे ही नहीं, हमने हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है, हम तो देंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसमें स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को बहुत परेशानी हो रही थी। ओब्वियसली उन्होंने बहुत जगह काम करवाने होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बस स्टैंड बना दिया तो उसके अंदर कुछ ज़मीन आ गई, तो वो काम वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मतलब इजाज़त मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है, तुमने अमेंडमेंट कर दी, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत तुमने ये अमेंडमेंट करके तुमने ये बना दिया, इसको लीगल राइट बना दिया, ठीक है, सही किया। लेकिन एक चीज़ है कि अगर तुम किसी की ज़मीन हड़पते हो, ठीक है, अगर तुम किसी की ज़मीन लेते हो तो तुम्हें उस ज़मीन के बदले जितना उसका अमाउंट बनता होगा वो तुम्हें उस इंसान को देना पड़ेगा। मान लो आपकी ज़मीन है और वो बस स्टैंड के अंदर थोड़ा सा एरिया आपकी ज़मीन का उसके अंदर आ जाता है, तो गवर्नमेंट आपको उसके पैसे देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको उसके पैसे देती है, बेशक वो उतने नहीं बट थोड़े बहुत वो देती है आपको, ठीक है। तो इसलिए फंडामेंटल इसको राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया एक गवर्नमेंट की सहूलियत के लिए, तो इसको बना दिया गया लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ओके। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। Which authority can impose reasonable restrictions on the right of Indian citizens? ठीक है, तो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है इनमें से जो रोक लगाती है, ठीक है, जो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इंडियन सिटीजन्स के राइट के ऊपर, ठीक है। तो वो कौन सी अथॉरिटी है? वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, ठीक है। इन सब में से ऐसी हाई कोर्ट भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इंडियन सिटीजन्स के राइट के ऊपर कि मतलब आपके पास राइट्स तो हैं, मतलब आपके पास, आपको मैं बोल रही हूँ आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पास हक हैं, लेकिन वो 100% नहीं है। अब आप बोलोगे यार ये क्या बोल रही है कि 100% नहीं है, तो इसका मतलब है कि 100% नहीं का मतलब टोटली 100% नहीं है, आप मान सकते हो 70% है। 100% का मतलब है कि आपको पूरे हक हैं, मतलब आप तो फिर मजे में होगे ना कि आप तो कुछ भी कर सकते हो फिर। तो इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी इमरजेंसी लगेगी हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है या टोटली नील हो जाएंगे या थोड़े बहुत आपके पास होंगे, ठीक है। उस समय आप क्लेम नहीं कर सकते अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, तब आपके पास कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेगा, ओके। और एक और चीज कि आर्टिकल 13 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 13 के अंदर एक चीज बोली गई, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के अंदर एक चीज बोली गई, स्टेट के द्वारा एक चीज बोली गई कि सुप्रीम कोर्ट को एक चीज बोली गई कि अगर हम कोई किसी भी लॉ को चेंज करते हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू, ठीक है, अमेंडमेंट्स के थ्रू अगर हम किसी भी लॉ को चेंज करते हैं तो हम कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे, हम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। पहले क्या होता था, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर देता था। तो स्टेट ने बोला कि ये तो बहुत सिर खपाई है कि बार बार कोर्ट इंटरफेयर कर देता है, हम कुछ भी लॉ बनाए कोर्ट बोल देता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो इन्होंने 13th आर्टिकल क्लास 4 के अंदर इन्होंने बोल दिया, इन्होंने एक अमेंडमेंट करी, उसके तहत इन्होंने बोल दिया कि अब जो भी हम अमेंडमेंट्स के थ्रू लॉ में मॉडिफिकेशन लाएंगे हम कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये कौन सा केस था? ये था केशवानंद भारती केस हुआ था, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि ठीक है आप अमेंडमेंट्स के थ्रू कीजिए चेंजेस, लेकिन आपको जो बेसिक राइट है ना, फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है ना फंडामेंटल राइट्स का, वो आपको चेंज नहीं करना है। आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि
जो राइट जिस चीज़ के लिए बना है वो बेसिक स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस पे स्टेट बोलती है कि इसको डिसाइड कौन करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हम डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर आपने डिस्टर्ब किया है उसका या नहीं किया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये केशवानंद भारती केस हुआ था जिसमें ये दोनों मान गए थे, ठीक है। तो ये था हमारे पास। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है आपके कुछ राइट्स के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 14 टू 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो आर्टिकल 14 से 18 जो है वो किसके साथ डील करता है, तो वो डील करता है आपके साथ किसके कौन से अंडर आता है, वो आता है आपके पास राइट टू इक्वालिटी के अंदर, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। अब आपके पास जो आर्टिकल 14 है वो किसके साथ डील करता है, वो आपके साथ डील करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके अंदर इक्वालिटी के अंदर दो आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ में बोला गया है कि लॉ के आगे सभी एक जैसे हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सबको एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। अगर आपने कोई क्राइम किया तो ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको आपने कम सजा दे दी और कोई गरीब है तो उसको तो उम्र कैद ही दे दी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, लॉ के आगे सभी बराबर हैं, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या बोला गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बोला गया कि अगर कोई दो इंसान है, उन्होंने कोई मतलब क्राइम किया है और उस समय उनकी कंडीशन सेम है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस सेम है उन दोनों के, तो उनको सजा भी सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। मान लो कि एक 21 साल का लड़का है और एक 40 साल का लड़का है, दोनों ने इंटेंशनली मर्डर किया है किसी का, तो जो 21 साल के लड़के को सजा मिलेगी वही 41 साल के जो भी अंकल होंगे उनको सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और मान लो कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक और कंडीशन ले लो कि कोई एक लड़की है, ठीक है, उसके साथ रेप हो रहा है, ठीक है, वो अपने सेल्फ डिफेंस में क्या करती है, सामने वाले को मर्डर उसके पत्थर मार देती है सिर पे और वो मर जाता है, ठीक है। अनइंटेंशनल मर्डर है, करना नहीं चाहती थी लेकिन सेल्फ डिफेंस में हो गया, ठीक है। उस इसी के साथ कोई एक लड़का है 21 साल का, ठीक है, उसने किसी के चोरी कर रहा है, चोरी करते पकड़ा गया तो उसने अपने साथ बंदूक रखी थी तो मार दी गोली, ठीक है, इंटेंशनली मारा उसने, ठीक है, कोई ये नहीं था कि सेल्फ डिफेंस में मारा, चोरी करने गया था तो उसने उसके साथ उसका मर्डर भी कर दिया, ठीक है। तो इस केस में जो है इनकी सजा अलग अलग होगी बिकॉज सर्कमस्टांसिस अलग हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस बोलती है कि जब सर्कमस्टांसिस सेम है तब लोगों को सजा भी सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारे पास आर्टिकल 14 हमारे पास, ठीक है। अब आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 है हमारे पास कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, किस सर्टेन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन रोकना। सर्टेन कौन से ग्राउंड्स हैं, वो है आपके पास सेक्स के बेस पे, एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, ठीक है। इन बेसिस पे जो है अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपके इन सब चीज़ों में आपकी वायलेशन हो रही है या आपको कोई इनमें परेशान कर रहा है, जैसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं, अगर उनको आप उनको कुछ कुछ कह रहे हो या आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो तो वो भी उनके पास भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो इसको यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट सीधे आपके खिलाफ पेटिशन दे सकते हैं। तो ये बोलता है हमारे पास आर्टिकल 15। और आर्टिकल 16 क्या बोलता है, आर्टिकल 16 बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए हर किसी के पास, ठीक है, कि मतलब हर किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण सी फॉर्म भर सकते हैं कि सिख फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट सबको फॉर्म भरने का हक है, सबको पब्लिक नौकरी, मतलब सबको एक गवर्नमेंट नौकरी करने का हक है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सबको मिलनी चाहिए। इस आर्टिकल के तहत किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 आपके पास जो है वो आपको बोलता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यही मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपके पास छुआछूत करता है तो आप उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या आप ठीक है, या आप उसके खिलाफ जो है रिट वहां पेटिशन दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, या अपने आप सिविल राइट्स का यूज भी कर सकते हो, ठीक है, सिविल राइट्स का यूज भी कर सकते हो, या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो और जिसने भी आपको अनटचेबिलिटी के लिए चीजें बोली हैं आप उसके खिलाफ पेटिशन दे सकते हो और कोर्ट इसके लिए रिट इशू करती है, ठीक है। तो 18th जो है वो है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स।
अब एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है कि जैसे आपने सुना होगा हमारे जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट थी, इसमें पहले होते थे गवर्नर के लिए सदर रियासत यूज किया गया जाता था, पीएम के लिए वजीर आलम यूज किया जाता था। तो ये ऐसे होता था कि जैसे अकबर है, ठीक है, जैसे अकबर है, अकबर के बाद उसका बेटा बनेगा, ठीक है, तो जहांगीर वगैरह, ठीक है, जहांगीर के बाद औरंगजेब, शाहजहां वगैरह, ये सब जो है लाइन में बनते गए, मतलब राजा का बेटा राजा बनता जा रहा था, ठीक है। ऐसा कोई नहीं था कि वहां इलेक्शंस होती थी, वहां वो चुनाव होते थे, कुछ नहीं था, राजा का बेटा राजा। तो इन एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को, इनको खत्म किया गया, इन टाइटल्स को खत्म किया गया। इन्होंने बोला गया कि बस वही टाइटल्स रहेंगे जो आपने कमाए हुए हैं। मान लो आपने एमबीबीएस की है और आपको डॉक्टर का टैग मिलता है, ठीक है, तो आप इस टैग का यूज कर सकते हो, बिकॉज ये आपने कमाई हुई है, आपने मेहनत की है, तो आप इस टाइटल्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज की गई कि कही गई कि जैसे किसी को पद्मश्री मिल रहा है या पद्म भूषण मिल रहा है, ठीक है, तो वो इन टाइटल्स का अपने आगे, अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपको पॉपुलर पर्सनैलिटीज में पद्मा सचदेवा के बारे में बताया था, ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो ऐसा नहीं था कि अपने नाम के आगे लिखते कि पद्म पद्मा सचदेवा, या ऐसे लिखती कि पद्मा सचदेवा पद्मश्री, ठीक है, ये इन टाइटल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल बोलता है हमारे पास आर्टिकल 18, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ आर्टिकल्स जो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। डैश इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा कौन सा है जो फंडामेंटल है फंडामेंटल राइट्स का? तो ये है हमारे पास पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपकी फ्रीडम कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता, ठीक है, आपकी कोई भी फ्रीडम पे रोक नहीं लगा सकता। आप कंट्री में कहीं पे भी घूमना चाहो आप घूम सकते हो, ठीक है। तो ये बोलता है हमारे पास पर्सनल लिबर्टी के अंदर, ठीक है। तो ये है मोस्ट फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, याद रखिएगा, इसमें आर्टिकल 21 का पर्सनल लिबर्टी आता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया ऐसा कौन सा वाला आर्टिकल था जो मतलब एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, तो वो है हमारे पास आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है वो है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आर्टिकल 16 जो है वो है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 है किसके लिए? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के रिलेटेड। अगर आपको इतना याद नहीं रहता हो तो बस याद रखिएगा, आर्टिकल 15 में कुछ सेक्स की बात की गई थी, 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, 17 में अनटचेबिलिटी की बात की गई थी और 18 में आपके पास टाइटल्स की बात की गई थी। ऐसे भी याद रखोगे तो आप पेपर में आंसर कर सकते हो। By which Constitution Amendment Act a new Article 21A was inserted in the Constitution? ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21A लाया गया है? कौन सी अमेंडमेंट करी गई थी कि आर्टिकल 21A लाया गया है? और आर्टिकल 21A है क्या है? आर्टिकल 21A है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री बेसिक एजुकेशन, एक फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें आता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 21A में है राइट टू एजुकेशन। और ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था? ये लाया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था आर्टिकल 21A, ओके। विदाउट विच बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू। ऐसा कौन सा इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसकी वजह से, मतलब कौन सा एक सुप्रीम है, कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 से लेके 35 के बीच में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा राइट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसके ऊपर से ये सभी राइट्स जो हैं वो बेस्ड हैं। तो अगर आपके पास ये हक नहीं होगा कि अगर आपकी वायलेशन होती है और आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो फंडामेंटल राइट्स का होना ना होना तो एक ही बराबर है ना। तो इसमें कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आर्टिकल 31, ठीक है, इसमें आपके पास आ जाता है कौन सा? इसमें आता है आपके पास आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंदर आपका अगर वायलेशन होता है किसी भी फंडामेंटल राइट का, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट उसके रिलेटेड जा सकते हो। तो ये बात की गई थी आर्टिकल 22 में, जो किसके अंदर है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके। तो ये है फंडामेंटल ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू फॉरनर्स लिविंग इन इंडिया। तो ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरनर्स को अवेलेबल हैं। तो आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारी जो एक ये जियोग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर कुछ फॉरनर्स भी हैं और कुछ इंडियंस भी हैं, ठीक है। जैसे कुछ बाहर की कंट्रीज ने हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, तो कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ के यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ ऐसा है कि कुछ भाग के भी आए हैं, ठीक है, जब पाकिस्तान से कुछ भाग के आए हैं, कुछ हो सकता है कि चाइना से भाग के आ गए हों, ठीक है, कुछ अलग-अलग हिस्सों से हो सकता है, बांग्लादेश से कुछ भाग के आ गए हों, तो वो हमारे पास आ गए फॉरेनर्स, या हम उनको बोलते हैं क्या, एलियंस। अब 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस होते हैं और एक होते हैं कौन से हमारे पास, एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस होते हैं कि जिनके साथ हमारी बनती है ना, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो उनसे अगर कोई आएगा तो वो आ जाएगा फ्रेंडली एलियंस। और जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे वैसे उतने अच्छे संबंध नहीं हैं, तो उनके अगर कोई आता है वहाँ से, तो वो हमारे पास एनिमी एलियंस कहलाएँगे, ठीक है? तो जो हमारे जो 12 से लेके 35 तक है ना, ये पूरे जो है इंडियन सिटीज़न्स को मिले हुए हैं। लेकिन इनमें से अगर मैं बात करूँ, जो फ्रेंडली एलियंस है ना, उनको इनमें से आधे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और जो एनिमी एलियंस हैं उनके लिए लीस्ट फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, मतलब एनिमी एलियंस को भी और फ्रेंडली एलियंस को भी। तो वो है हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के आगे सभी बराबर हैं। राइट टू एजुकेशन, ठीक है, कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को, उनके बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे मुफ्त, ठीक है, बोथ ए एंड बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको अभी बताया कौन से ऐसे, ये किसके अंदर आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ की लॉ के आगे सभी बराबर हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर सर्कमस्टांसिस किसी 2 इंसान के या उससे ज़्यादा इंसान के सर्कमस्टांसिस सेम है, तो उनको सज़ा भी एक जैसी मिलनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 14 के अंदर बात की गई है। ओके, राइट टू इक्वालिटी 14 कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंदर ये 2 आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो ये किसके अंडर बात की गई है कि फॉलोइंग आर्टिकल्स के अंदर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, कि आपको राइट है, आपको रिलीजियस फ्रीडम है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी धर्म चुन सकते हो, आप किसी भी मजहब को फॉलो कर सकते हो, आप भंडारा करा सकते हो, जगराता करा सकते हो, आपको, ठीक है, आप ये सब कर सकते हो। तो ये आर्टिकल्स 25 से 28 के अंदर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 बोलता है, राइट टू कंसाइंस के रिलेटेड है ये। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी धर्म अपनी मर्जी से चुन सकते हो। अगर आपको सिख धर्म पसंद है आप वो ले सकते हो, आपको हिंदू धर्म पसंद है आप वो, मतलब आप अगर समझ लो कि आप हिंदू हो और आपको मुस्लिम्स की टीचिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, और आप 10 लोगों को उसके बारे में बता रहे हो कि हाँ, कि उनकी टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, हमारी तो अच्छी हैं लेकिन उनकी भी बहुत अच्छी हैं, मतलब आप उनके रिलीजन को एक हिसाब से प्रोपोगेट कर रहे हो। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोलेगा भाई तू तो हिंदू है, तू क्यों वो बात कर रहा है, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई करता है तो आप सीधे अपनी, अगर आपके कोई आपको इसके लिए मारता है या आप अपने अकॉर्डिंग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो, हिंदू से आप सिख बन रहे हो, तो आपके पास वो राइट है। अगर आपको इसके रिलेटेड घर वाले हो सकते हैं बंद कर दें, खाना देना बंद कर दें, तो आप पिटीशन डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बाकी काम देख लेगी, ठीक है। आर्टिकल 25 हमें ये बोलता है। आर्टिकल 26 हमारे पास रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है। रिलीजियस अफेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती किसी भी रिलीजियस अफेयर्स में, कि अगर आपको भंडारा करना है या गुरुद्वारा में कोई कीर्तन करना है, तो स्टेट नहीं बोल सकती कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक आपके इन कामों से आम जनता को परेशानी नहीं हो रही है, तब तक आप ये काम, तब तक स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा हो रहा है कि अगर आपने अगर आप कीर्तन करते हो लेकिन इतनी जोर से उसके स्पीकर्स पूरे दिन रात लगाए रखते हो, तो लोकल लोगों को अगर उसमें परेशानी हो रही है, तब स्टेट इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 26 हमारे पास ये बोलता है, और आर्टिकल 27 हमारे पास टैक्स के बारे में बोलता है कि इन रिलीजियस अफेयर्स के लिए, इन अगर आपको टेम्पल जाना है उसके लिए आप गवर्नमेंट जो है टैक्स नहीं लेगी, इसके लिए हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। ये हमें एक राइट मिला हुआ है आर्टिकल 27 के अंदर। और 28 के अंदर है कि अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, की हाँ, अगर ऐसा है कि आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि
जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे कि वहाँ पे किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रोपेगेट नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर वहाँ पे मैक्सिमम कोई भी फेस्टिवल्स नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे राइट्स के अंदर नहीं है कि किसी एक धर्म को प्रोपेगेट करना, ठीक है? वहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि हिंदू धर्म ज़्यादा अच्छा है, सिख नहीं है, या सिख अच्छा है, मुस्लिम्स नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिख्स को हम बोलें कि तुम टर्बन और उसमें आओ, हिंदूज़ को बोलें तुम धोती में आओ, ठीक है? तो ये हम कि एक जैसा राइट सबके पास एक जैसा है कि एक यूनिफ़ॉर्म होगी, ठीक है? उसमें आप सबको आना पड़ेगा, ठीक है? ये आर्टिकल 28 बोलता है हमारे पास, ओके? तो इसका आंसर है हमारे पास 25 से 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की जो है वो कौन सा इसमें से सही है, ठीक है? कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं, पहले तो आप ये जान लो। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। कहाँ है आर्टिकल 24? ठीक है, ये बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है ये, ठीक है? तो इसमें जो है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है? ये आपके पास ये वाला, ठीक है? ये आपके पास कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल आपके पास 23, ठीक है? कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये आपके पास बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कि आप ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक होता है ट्रेड करना। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चियों को बेच दिया दूसरे देश ले जाके, या किसी ने बच्चे चोरी कर दिए और फिर उनको कहीं और बेच दिया और पैसे कमा लिए। तो उन पे क्या है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है कि अगर आपको कोई इंसान ऐसा मिलता है कि जो ये काम कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाके पिटीशन दे सकते हो, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए। और फोर्स लेबर की बात है कि आपको किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवाना है। मतलब आपको ऐसा है कि आप किसी कोई जैसे लेबर्स की तनख्वाह चल रही है 800 रुपया, तो आप उनको दे रहे हो 500, भई तुझे 500 में ही काम करना है, वरना हम तेरी फैमिली खत्म कर देंगे या हम तुझे गोली मार देंगे। तो उस टाइम पे क्या है, ये फोर्स लेबर, ठीक है? आप ऐसा नहीं कर सकते। वो मज़दूर जाके, मतलब ऐसा होता नहीं है, बिकॉज़ इन सब के बड़े चक्कर पड़ते हैं, हमें ये सिर्फ़ किताबी बातें हैं, ठीक है? अगर मैं आपको पर्सनली चीज़ें बोलूँ, एक नॉर्मल लेबर के पास इतना वो जाएगा तो वो वहीं पे रह जाता है, तो ठीक है, ये यहीं पे मुझे दिखती हैं चीज़ें, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ जब, तो ये फोर्स्ड लेबर में आता है, ठीक है? और ये आर्टिकल 23 के अंदर आता है। और आर्टिकल 24 के अंदर क्या आता है? चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर के साथ डील करता है। चाइल्ड लेबर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि जो भी बच्चा, ठीक है, 14 साल से नीचे बच्चा हैज़ार्डस फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकता, ठीक है? हैज़ार्डस फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकता है, जैसे स्टील की फैक्ट्री, जैसे कोई भी फैक्ट्री, ठीक है, केमिकल्स की फैक्ट्री, उसमें 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता। लेकिन इसी चीज़ में आर्टिकल 24 में बोला है कि वो जो है नॉन हैज़ार्डस फैक्ट्रीज़ में काम कर सकता है, ठीक है? हैज़ार्डस में नहीं कर सकता, नॉन हैज़ार्डस में कर सकता है, ठीक है? लेकिन इसके ही रिलेटेड जो है 2016 में इसकी अमेंडमेंट की गई और बोला गया कि 2016 में अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया कि नहीं, इसको चेंज किया गया और बोला गया कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो ना हैज़ार्डस में काम करेंगे, ना वो नॉन हैज़ार्डस में काम करेंगे। तो पूछा भई ऐसा क्यों? तो इन्होंने बोला, 2016 में इन्होंने बोला कि अगर नॉन हैज़ार्डस में काम करेंगे, तो हमने जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके अंदर हमने बोला था कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे हम सभी बच्चों को फ्री वाली, ठीक है? तो उसमें बोला गया कि जब 6 से 14 साल के बच्चों को हम पूरी फ्री एजुकेशन देंगे, तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सब, मतलब ये इसको चेंज करना ज़रूरी था। किसको चेंज करना ज़रूरी था? ये चाइल्ड लेबर वाले एक्ट को, ठीक है? 2016 में इसमें चेंजेस किए गए कि जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, ना वो हैज़ार्डस में काम करेगा, ना वो नॉन हैज़ार्डस में काम करेगा। तो ठीक है, वो उसमें पढ़ाई करेगा, ठीक है? वो उसमें अपनी फ्री एजुकेशन जो है वो रिसीव करेगा, एलिमेंट्री एजुकेशन रिसीव करेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको एडोलसेंट्स बोला गया, ठीक है? एडोलसेंट्स बोला गया। एडोलसेंट होते हैं यंग बच्चे, ठीक है? जो मैच्योरिटी में एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है? एडोलसेंट बोला गया उनको, और उनको बोला गया कि अभी भी ये हैज़ार्डस में काम नहीं करेंगे, ये नॉन हैज़ार्डस में काम करेंगे। और
इन्हीं 14 से 18 में, ठीक है, अगर इन 14 के साल के बाद नॉन हैजार्डस में काम करेंगे, नहीं नॉन हैजार्डस में भी नहीं काम करेंगे, सॉरी, वो किसी भी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, हमें नहीं मिलने चाहिए 14 से 18 साल के बच्चे। वो जो बच्चे हैं वो किसी के घर में काम कर सकते हैं अपनी, लेकिन शर्त ये है कि उनके एजुकेशन और जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उससे आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते कि आप तुझे काम करना है, पहले वो अपना स्कूल कंप्लीट करेगा, उसके बाद अगर उसकी मर्जी है तो वो आपके घर में आके काम कर सकता है, ठीक है। तो ये बोला गया था हमारे पास चाइल्ड लेबर एक्ट में, ठीक है, जो आर्टिकल 24 के अंदर आता है, ओके। और अगर ऐसा कोई करता पाया गया कि आपने जबरदस्ती किसी बच्चे को लेके फैक्ट्री में रख दिया या घर पे काम करवा रहे हो और उसकी एजुकेशन नहीं कंप्लीट होने दे रहे, तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है। तो इसका आंसर क्या है? ए पार्ट। अरेंज द फॉलोइंग रेट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस एज गिवन इन द एज गिवन इन, ये तीन ही है यहाँ पे, एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको अरेंज करने हैं, ये कुछ रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। तो ये कौन कौन सी रिट्स हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हेबस कॉर्पस, ठीक है, ये पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे हमारे पास हेबस कॉर्पस, ठीक है। हेबस कॉर्पस कौन सी रिट है? ये हेबस कॉर्पस रिट जो है ये स्टेट के खिलाफ भी हो जाती है, ये पब्लिक, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आम जनता, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लगाई जा सकती है। मान लो कि जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि मान लो कि आपके घर पे, ठीक है, आपके जो पापा मम्मा हैं वो हैं क्या हैं, वो सिविल सर्विस में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप आईएएस करो, ठीक है। लेकिन आपका बचपन से ये शौक था कि मैं डांस एकेडमी खोलूँ और डांसर बनूँ, बहुत बड़ा वाला एक डांसर बनूँ, और आप बहुत अच्छा डांस कर लेते हो, लेकिन आपके घर वाले ये चीज़ नहीं समझते, ठीक है। वो कह रहे हैं कि नहीं तुझे तो आईएएस ही करनी है, हमने तो हमारी नाक कट जाएगी, ब्ला ब्ला, ठीक है, तो आपको यही करनी है। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं मुझे डांस करना है, तो आपकी घर पे लड़ाई हो जाती है, तो आपको वो एक कमरे में बंद कर देते हैं, खाना पानी बंद कर देते हैं, आपको आपके दोस्तों से नहीं मिलने देते, आपके बेसिक राइट्स आपसे छीन लेते हैं। ये चीज़ आपके एक फ्रेंड को पता चलती है और आपका फ्रेंड बोलता है कि भाई तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो वो पिटीशन डाल देता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेबस कॉर्पस रिट जो है वो इशू करती है, ठीक है, हेबस कॉर्पस रिट इशू करती है। और इस रिट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट आपके घर वालों को बुलाएगी और उनसे पूछेगी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, तो वो आपको वो पेरेंट्स बोलेंगे कि हम चाहते हैं ये करें, ये हमारी बात नहीं सुन रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उनको बोलेगी कि आपके बच्चे के पास जो है बेसिक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कि वो उसके पास ये राइट है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन जो है वो चुन सकता है, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर ये बात की गई है, उसके अंदर जो है वो 6 फ्रीडम्स के बारे में बताया गया है। उसमें से एक फ्रीडम है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हो, ठीक है। ये होती है हेबस कॉर्पस रिट, तब इशू होती है ये। अब हेबस कॉर्पस के बाद जो होती है सेकंड रिट है, उसके बाद मैंडामस। मैंडामस जो है इसका है कमांड। कमांड मतलब मैंडामस जो है ये सिर्फ पब्लिक इंडिविजुअल्स के रिलेटेड लगती है, ये स्टेट के रिलेटेड नहीं लगती, ये पब्लिक इंडिविजुअल्स के रिलेटेड लगती है, ठीक है। इसमें ये है कि पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं। मान लो कि आप किसी भी आपके दादू जो हैं वो किसी गवर्नमेंट दफ्तर जाते हैं अपनी पेंशन के रिलेटेड, तो आप वो उसको बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आप इनको कंप्लीट कीजिए और कल आना। जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दिए वो कल आया, तो फिर उसने बोल दिया कि नहीं भाई तू अब आप महीने बाद आना, महीने के बाद 2 महीने के बाद, मतलब साल भर वो ऐसे ही लटकाता रहता है। और फिर आपको पता चलता है, आपके दादू को पता चलता है कि यार ये तो पैसे खाता है, ठीक है, कि मतलब ये बिना पैसों के तो काम ही नहीं करता। तो उस टाइप पे आपके जो वो ठीक है, दादू आपको बोल सकते हैं या आप वहाँ जाके बोल सकते हो कि हम तेरे खिलाफ जो है वो पिटीशन देंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो एक मतलब आपका एक राइट है कि आपको हर मतलब आप जाके अपना हक मांग सकते हो वहाँ पे, और आप इस मैंडामस रिट का यूज करके, ठीक है, आप पिटीशन डालोगे और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके खिलाफ क्या मैंडामस रिट इशू करेगा, ठीक है। मैंडामस रिट इशू करेगा और वो उसको बुलाएगा या उसको वहां से वो क्या कर देगा, फायर कर देगा, उसको उसकी जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के तहत। तो ये होती है मैंडामस रिट। अब अगली होती है प्रोहिबिशन रिट। तो ये सुप्रीम कोर्ट कब इशू करता है? ये सुप्रीम कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट्स को, ठीक है।
मतलब इसमें ये होता है सुप्रीम कोर्ट इशू करता है हाई कोर्ट के रिलेटेड और हाई कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट को, ठीक है। एक हायर कोर्ट जो है वो छोटे कोर्ट को जब कोई रिट इशू करती है वो होती है प्रोहिबिशन रिट। अब इसके बाद है अगली सेटोरी रिट, ठीक है। सेटोरी रिट कौन सी है? सेरिटायोरी रिट, जो भी ये प्रोनाउंस करना चाहो। इस रिट में है कि अगर आपको पता चल, ठीक है, इस रिट में है कि अगर मान लो कि हाँ, अगर मान लो कि आपने जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि कोई लड़की है, उसका रेप हुआ है और उसने पत्थर मार के उसकी अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया किसी सामने वाले को, ठीक है। लेकिन आप जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने का यह मुकदमा लड़ा गया तो उसमें सुनी नहीं गई आपकी और आपको क्या हो गया, आपको फांसी की सजा सुना दी गई, ठीक है। उस लड़की को क्या फांसी की सजा मिल गई, ठीक है, केस खत्म हो गया। लेकिन अब लड़की के घर वालों ने पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये सैरिटोरी रिट इशू कर दी, ठीक है, सैरिटोरी रिट इशू कर दी। और इन्होंने बोला कि इस रिट के अनुसार इसने ये था ना, इनका फैसला आ चुका था, एक जजमेंट आ चुकी थी कि ये इसको फांसी की सजा मिलेगी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को खत्म कर सकता है, इस पूरे मतलब पूरी जो जजमेंट आई है इसको खत्म कर सकता है। और वो जो है ना, अब सुप्रीम कोर्ट इसको खुद डील करेगा, वो इस मसले को खुद देखेगा, ठीक है, आपकी सैटोरी रिट के अनुसार, ठीक है। अब अगली लास्ट है हमारे पास कौन सी? क्यू वारंटो रिट। क्यू वारंटो रिट कौन सी है कि जब आपको पता चलता है कि कहीं पे बैकडोर एंट्रीज हो रही है, जैसे अभी आपने पीछे देखा था जेके बैंक के में कुछ बैकडोर एंट्रीज हुई थी, ठीक है। मतलब आपने जैसे एग्जाम दिया और आपने प्री क्लियर कर दिया, बैंक का मेंस भी क्लियर कर दिया, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आई, वो किसी और बंदे को ही बुला दिया या किसी और बंदे की अपॉइंटमेंट कर दी, लेकिन आपके ये दोनों क्लियर थे, आपके नंबर बहुत अच्छे थे, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आप एक पिटीशन डाल सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्यू वारंटो रिट के अनुसार जो है उस जो भी उस अपॉइंटमेंट्स का जो भी होगा, ठीक है, वो उसको क्वैश करेगा, खत्म करेगा और उसके खिलाफ जो है वो रिट इशू करेगा क्यू वारंटो, बोलेगा कि जेके बैंक को नोटिस देगा कि किसके तहत आपने ये बैकडोर एंट्रीज करी और इनको खत्म करेगा और उन सबको दोबारा जिनके भी नंबर आने चाहिए उनको जॉब्स मिलेंगी। ये शायद अभी पीछे हुआ भी था, ठीक है, कि बच्चों ने एग्जाम दिए थे लेकिन उनको इंटरव्यू नहीं आया और किसी और को मतलब वो हो गया, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट के ये धंधों में, ठीक है, अगर बैकडोर एंट्रीज या आपकी रिक्रूटमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी इस फंडामेंटल राइट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनकी एक ऑर्डर है, मैं आपको बता दूं, पहले हेबस कॉर्पस है, ठीक है, पहले हेबस कॉर्पस है, फिर हेबस कॉर्पस के बाद अगली हमारे पास मैंडामस है, फिर इसके बाद कौन सी है? मैंडामस के बाद है हमारे पास प्रोविशन, प्रोविशन के बाद हमारे पास है सेटोरी और सेटोरी के बाद है हमारे पास कौन सी? क्यू वारंटो, ठीक है। तो इसमें से देख लो आप कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ये सी पार्ट, ठीक है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। Under the term double jeopardy implied in clause 2 of Article 20 of Constitution of India, a person, कि बोला गया है कि आर्टिकल 20 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 20 बोलता है कि कोई भी ऑफेंसेस के रिलेटेड, ठीक है, ऑफेंसेस के रिलेटेड मतलब अरेस्ट और डिटेंशन के रिलेटेड बात की जाती है, ऑफेंसेस के रिलेटेड बात की गई है। इसमें कौन सी ऑफेंसेस? इसमें बात की गई है कि ऑफेंसेस के रिलेटेड कि अगर आपने कोई क्राइम किया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 20 बोलता है कि अगर मतलब आपको आपके क्राइम के अनुसार ही सजा मिलनी चाहिए, कि आपने मान लो आपने चोरी की है लेकिन आपको कोर्ट सजा दे देता है, किसकी? उम्र कैद की सजा दे देता है, तो वो तो गलत है। तो आप अपना आर्टिकल 20 यूज कर सकते हो और आप कोर्ट में जा सकते हो कि मतलब आपको इस एक्ट के इस आर्टिकल के अंडर आप कोर्ट में मूव कर सकते हो कि आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है, ठीक है। बिकॉज आपको आर्टिकल 20 बोलता है कि जितना आपने क्राइम किया आपको उसी के अनुसार जो है वो सजा मिलनी चाहिए। तो इसके अंदर कुछ आगे पार्ट्स हैं, जैसे ऑफेंसेस के अंदर एक डबल जियोपार्डी टर्म है। डबल जियोपार्डी टर्म है, एक होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है डबल जियोपार्डी और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। ये आर्टिकल 20 में आती हैं टर्म्स, इंक्रिमिनेशन, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है कि जो लॉ आज से इंप्लीमेंट हो रहा है ना, तो अब इसकी कोई वायलेशन करेगा तो उसको सजा भी आज से ही होगी। जैसे आपने देखा होगा कि पीछे टिकटॉक बैन हो गई या अभी पबजी बैन हो गई, तो अगर मान लो कि कोई इंसान अभी भी उस ऐप को यूज कर रहा है, टिकटॉक को, अभी भी उसमें वीडियोस बना रहा है, कुछ भी कोई भी जुगाड़ लगा के, ठीक है, तो उसमें क्या करा जाएगा कि उसमें उसके खिलाफ जो है ये, ठीक है, अभी भी यूज कर रहा है, ठीक है, तो तब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होगा, उसको सजा मिल सकती है।
लेकिन मान लो कि अभी टिकटॉक जो है बैन हो गई, ठीक है, हम पहले ही यूज़ करते थे, लेकिन जब से बोला है कि ये ऐप बैन है और इंडिया में इसका यूज़ नहीं किया जाएगा और आप यूज़ नहीं करते हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट आपको आपने जो जिन लोगों ने पहले यूज़ करे उनको सज़ा सुनाएगी, नहीं सुनाएगी, क्योंकि जब से कोई कानून अप्लाई हो रहा है उसकी सज़ा भी उसी दिन से शुरू होगी, ठीक है। ये बोलते हैं हमारे पास एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट POST फैक्टो FACTO, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब अगला बोलते हैं हमारे पास डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी होती है कि अगर आपने कोई क्राइम, मतलब अगर आपने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, आपने एक अंकल का मर्डर किया और उसके साथ उसके बेटे का भी मर्डर कर दिया, ठीक है, आपने 2 मर्डर्स कर दिए, ठीक है, 2 मर्डर्स कर दिए, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको एक बेटे के लिए 10 साल की सज़ा मिलेगी और उसके पापा के लिए आपको 10 साल की सज़ा मिलेगी, अलग-अलग सज़ाएँ मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सेम ऑफेंस करा है, सेम किसी का क्राइम किया है, तो आपको सज़ा एक ही मिलेगी, कि सेम क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, ये बोलती है डबल जियोपार्डी। और एक है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है कि अगर अगर आप जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं होते हो, ठीक है, जब तक आपका गुनाह मतलब नहीं पता चलता, तो तब तक जो है वो पुलिस आपसे ज़बरदस्ती नहीं बोल सकती, ज़बरदस्ती आपको 3rd डिग्री या वो आपसे कबूलनामा नहीं करा सकती किसी भी क्राइम का। अगर आपने हो सकता है आपको नहीं किया हो, लेकिन पुलिस डरा धमका के आपको करा रही हो, तो आप अपना आर्टिकल 20 यूज़ कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं क्या, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से ज़बरदस्ती उसका गुनाह कबूल करवाया जाए, डर के मारे वो कबूल करे, मार मार के उसे आप कबूल करवा दो, ठीक है, ये। तो इसमें बात की गई है डबल जियोपार्डी की, तो ये मैंने आपको बताया। इसके अंदर कौन सा आएगा, convicted by cannot be published, departing cannot be prosecuted, shall not be prosecuted and published for the same offense more than once, कि एक से ज़्यादा अगर उसने कोई गलती करी है तो उसके लिए सज़ा भी एक ही होनी चाहिए, 10 बारी उसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए। बेशक उसने कोई क्राइम एक ही बारी अगर 2 लोगों का मर्डर कर दिया तो उसको एक ही मर्डर की सज़ा मतलब मिलेगी, ठीक है। In which in the Indian Constitution the power to issue a writ of habeas corpus is vested to। habeas corpus writ कौन इशू कर सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये रिट इशू करने का राइट किसको दिया है, तो हमने पीछे पढ़ा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ये रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मतलब मैंने आपको पढ़ाया ना कि आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आप आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हो। प्रेफर सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं लोग, लेकिन आप हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी हर एक स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट तो होती है, तो आप मूव कर सकते हो वहां पे भी। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आर्टिकल 30 किसके साथ डील करता है, तो वो डील करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के साथ। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था पीछे रिलीजन में, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, ये भी हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। तो ये आर्टिकल आ जाता है हमारे पास 29 के अंदर। और एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 में आ जाता है, ठीक है। और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 30 के अंदर ये आर्टिकल 30 किसके अंदर आता है, कल्चरल और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर, जिसके अंदर 29 से 30 आता है। 29th वाला कौन सा है, 29th है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कि जो भी लोअर कास्ट पीपल हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ में हैं, जैसे लोअर कास्ट नहीं, अगर आप बात करो कि सिख की भी माइनॉरिटी आती है, मुस्लिम्स की भी माइनॉरिटी आती है, तो अगर उनको अपने वो अपने ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आप यहाँ जम्मू में रह रहे हैं तो यहाँ पे मुस्लिम्स की माइनॉरिटी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम्स को बोलेंगे कि आपको अपनी आप कश्मीर में बात नहीं कर सकते, ठीक है, हम उनको बोल रहे हैं कि आपको तो डोगरी में ही बात करनी पड़ेगी। तो वो अपने कल्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपना अपना रिलीजन कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बात की गई है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंदर। और आर्टिकल 30 में बात की गई है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कि जो माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं वो अपने हक को प्रिवेंट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकते हैं, जिसमें वो बच्चों को अपने कल्चर, अपने रिलीजन के बारे में बताएँगे, अपना एक मतलब अपनी जो है वो हक को ख़त्म नहीं होने देंगे, उसके अकॉर्डिंग वो एक रिलीजियस वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आर्टिकल 30 हमारे पास, ठीक है। तो आर्टिकल 30 ये इसका आंसर क्या, डी पार्ट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय,
मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरे एब्सोल्यूट नहीं है, पूरे 100% नहीं है, ठीक है। मतलब क्या मैंने आपको बताया था कि जब इमरजेंसी लगती है, हमारे यहाँ कंट्री में 3 बार इमरजेंसी लग गई है। एक इंडो चाइना के टाइम पे जब वॉर हुई थी, एक इंडो पाक की जब वॉर हुई थी, और तीसरी जब इंदिरा गांधी में 1975 के दौरान जब इंदिरा गांधी ने यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी मतलब हमारी इंडिया में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। तो इन इमरजेंसीज़ के टाइम पे लोगों के पास जो है वो ना के बराबर फंडामेंटल राइट्स होते हैं या थोड़े बहुत होते हैं, ठीक है? पर इस जो इंदिरा गांधी की लगी थी उसमें ना के बराबर थे, ठीक है? नहीं थे वो आपके पास कोई भी फंडामेंटल राइट्स। आप उस समय ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप उस टाइम पे कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो कि हाँ, हमें हमें बोलने का हक है, हमें इकट्ठे होने का हक है या जो भी, ठीक है? तो इसके अंदर आ जाता है अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जैसे अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, तो अगर इमरजेंसी लग जाती है, तो इमरजेंसी के टाइम पे अगर गवर्नमेंट आपको किसी भी वॉलंटियर्स को बोलती है, ठीक है, 18 से 30 साल के बच्चों को अगर वो एक नोटिस जारी करती है कि सारे बच्चे जो हैं वो वॉलंटियर करेंगे, तो बच्चे मना नहीं कर सकते, बिकॉज़ इमरजेंसी के टाइम पे आपके पास ये हक नहीं है कि आप बोल सकते हो वहाँ पे कि हमें नहीं करना है, आपको करना पड़ेगा। ये है, इसका आंसर क्या है? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये थे आपके पास कुछ एमसीक्यूज़ जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर थे। तो होप आप सबको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में उसका आप मुझे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हम जो है, जो रिक्वेस्ट आई थी स्कीम्स के रिलेटेड, हम वो करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय।